हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखते हैं कि कंपैरिजन बिटवीन फ्लोटिंग ड्रम टाइप एंड फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। तो हमारा जो फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट था और जो हमारा फिक्स्ड डोम टाइप यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला और ये कांस्टेंट प्रेशर वाला, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर्स हमारे हैं कि सिस्टम कैसी है। तो फ्लोटिंग ड्रम टाइप में रेगुलर फिलिंग एंड रेगुलर डिस्चार्ज, यानी कि जो हम इनलेट पाइप के इनलेट टैंक में जो हम स्लरी ऐड करते हैं वो हमें रेगुलर करना पड़ता है। और जो हमारा डिस्चार्ज है डिस्प्लेसमेंट टैंक और डिस्चार्ज टैंक में आउटलेट टैंक में, वो भी हमें डिस्चार्ज भी रेगुलर करना होता है। जबकि फिक्स डोम में रेगुलर फिलिंग होता है लेकिन जो डिस्चार्ज है वो इरेग्युलर होता है। सेकंड पॉइंट है थर्मल इंसुलेशन एस्पेक्ट, यानी कि जो थर्मल हीट एनर्जी के क्या इंसुलेशन एस्पेक्ट होते हैं। तो फ्लोटिंग ड्रम में कि डाइजेस्टेड हीट इज लॉस्ट थ्रू अ गैस होल्डर, यानी कि जो हमारा स्टील का गैस होल्डर होता है तो उसमें हीट हमारी लॉस हो जाती है। देयरफॉर द लेस सुटेबल फॉर कोल्डर रीजन, यानी कि जो ठंड वाले जो भी रीजन है उसमें ये हमारा इतना वर्क नहीं करता है फ्लोटिंग ड्रम टाइप, क्योंकि ये हमारा सरफेस के ऊपर होता है। जबकि फिक्स डोम टाइप में ड्यू टू अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन द टेम्परेचर एंड हीट इंसुलेशन इज यूनिफॉर्म। तो जो हमारा सेकंड हमने बोला कि फिक्स डोम टाइप में वो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन की वजह से उसमें हीट इंसुलेशन और टेम्परेचर का अफेक्ट नहीं करता, तो ये हम कोल्ड एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मटीरियल यूज़। तो फिक्स ड्रम जो फ्लोटिंग ड्रम है उसमें हम कंक्रीट, ब्रिक, सैंड, लाइम और स्टील का भी उपयोग करते हैं। जबकि फिक्स डोम में हम स्टील का उपयोग नहीं करते, ब्रिक, सीमेंट, सैंड और लाइम सीमेंट का उपयोग करते हैं। अब हमारा फोर्थ टाइप आएगा। तो हमने देखा कि अभी हमने जो आगे पढ़ा कि भाई उसमें स्टील वगैरह का यूज़ होता है फ्लोटिंग ड्रम में, तो उसकी वजह से उसका इकोनॉमिकल यानी कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जबकि फिक्स डोम में उसकी कॉस्ट कम होती है। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि गैस टाइटनेस। तो उसमें गैस का प्रेशर का कितना वो टाइटनेस है, यानी कि नो प्रॉब्लम ऑफ गैस लीकेज ड्यू टू स्टील ड्रम। तो ये स्टील ड्रम का है तो उसमें गैस लीकेज का प्रॉब्लम कम होता है। जबकि गैस स्टोरेज डोम इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गैस टाइटनेस, यानी कि जो उसका स्टोरेज करने की कैपेसिटी है वो स्टील में ज़्यादा होती है, उसकी वजह से स्टील के स्ट्रक्चर में वो लीकेज नहीं होता। जबकि ये हमने जो डोम बनाया है फिक्स डोम में, तो उसका जो हेमिस्फीयर स्ट्रक्चर है वो अगर वो इतना मजबूत नहीं होगा तो उसमें क्रैक आने की वजह से और उसमें कोई स्किल पर्सन ने अगर वर्क नहीं किया हो तो उसकी वजह से भी हमारा स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है। फिर फिफ्थ है कि स्कम ट्रबल्स। तो जो स्कम हमने आगे पढ़ा सॉलिड वो स्लरी जैसा, लेस कम ब्रेकिंग इज डन बाय रोटेशन ऑफ ड्रम, यानी कि उसमें स्टरिंग अरेंजमेंट होती है तो उसकी वजह से हमें कम लेस इतना ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। जबकि फिक्स डोम में जो हमारा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है उसमें मोर एक्सटर्नल स्टरर इज रिक्वायर्ड फॉर स्कम ब्रेकिंग। तो जो स्क्रम ब्रेकिंग के लिए हमें एक्सटर्नल स्टरर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारा सिक्स पॉइंट है कि डाइजेस्टेड पीरियड एंड सूटेबिलिटी। जो हमारा स्लरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनरोबिक रिएक्शन के लिए बैक्टीरिया को कितना समय लगता है और वो कितना सूटेबल है। तो फॉर कंटिन्यूस टाइप प्रोडक्शन 40 to 60 days एंड मोर सूटेबल फॉर कंटिन्यू। तो हमारा फिक्स कांस्टेंट प्रेशर वाला फ्लोटिंग ड्रम वाला उसमें 40 to 60 days लगता है। जबकि हमारा बैच टाइप जो प्रोडक्शन है उसमें 30 to 60 days लगता है। ये हमारा फिक्स डोम टाइप है। फिर सेवन पॉइंट हम देखें तो गैस प्रेशर। तो इसमें यानी कि जो फ्लोटिंग ड्रम है उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन फिक्स डोम में प्रेशर वेरिएबल होता है। जबकि हम वॉल्यूम की बात करें तो जो फ्लोटिंग ड्रम में वॉल्यूम वेरिएबल रहता है, इसमें वेरिएबल वॉल्यूम रहता है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है फिक्स डोम में। फिर हम कॉस्ट की बात करें तो वो हमने आगे भी बोला था कि अगर उसमें स्टील वर्क है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, मोर कॉस्टली ड्यू टू स्टील ड्रम एंड लेस कॉस्टलियर। तो वो हमने आगे भी पढ़ लिया। अब हम आगे थोड़ा सा देखें कि उसको बायोगैस जनरेशन के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं होगा लेकिन हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि जो फैक्टर अफेक्ट इन बायोगैस जनरेशन है उसमें फर्स्ट आता है कि पीएच वैल्यू, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो जो हमारी पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 7 होती है तो हम उसको एसिडिक कहते हैं, 7 से 14 हम उसको अल्कलाइन कहते हैं और यानी कि बेस भी कहते हैं। ये हमने आगे भी क्लास 12th में पढ़ लिया हुआ है।
तो हमारा जो बैक्टीरिया का रिएक्शन होता है उसकी रिएक्शन हमें जो मैथोजेनिक रिएक्शन होती है बैक्टीरिया की वो कैसी है, एसिडिक है या नहीं है, वो हम इसकी पीएच वैल्यू से हम पता कर सकते हैं। तो हमें पीएच कंट्रोल ऑन पीएच शुड बी एक्सरसाइज बाय एडिंग अल्कली व्हेन इट इज़ ड्रॉप बिलो 6.6, यानी कि अगर पीएच वैल्यू 6.6 से कम होती है तो हम उसमें अल्कली भी ऐड कर सकते हैं, तो वो हमारी पीएच वैल्यू मेंटेन रहती है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है कि टेम्परेचर। तो सेकंड पॉइंट हमने जो देखा है कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ एनरोबिक फर्मेंटेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो एनरोबिक फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहती है। द डाइजेशन प्रोसेस एट अ हायर रेट व्हेन द टेम्परेचर इज बीइंग 35 to 38 डिग्री। तो उसका टेम्परेचर की रेंज 35 to 38 डिग्री होती है, तो उसको हम मेसोफिलिक रेंज कहते हैं। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए कि मेसोफिलिक रेंज क्या होती है। तो जब डाइजेस्टेड स्लरी उसका रिएक्शन होता है तब उसका टेम्परेचर 35 से 38 डिग्री तक होता है, तो उस रेंज को मेसोफिलिक रेंज कहते हैं। व्हेन टेम्परेचर फॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज रिटार्ड बाय बिलो 15 डिग्री, इट रिड्यूस सो मच दैट द गैस प्लांट प्रोड्यूस वेरी लिटल गैस, यानी कि जब उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका जो डिग्री सेल्सियस यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है तब उसमें थोड़ा सा यानी कि लिटल गैस प्रोड्यूस होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सपीरियंस दैट इन विंटर गैस प्रोडक्शन इज कंसिडरेबली लो। तो उसकी वजह से हम जब हमारा ठंडी वाले के दिन आती है, जो हमारा विंटर के सीज़न आती है, तब हमारा गैस प्रोडक्शन कम हो जाता है। So process between temperature range 40 to 45 becomes slow and then increase to peak between 55 to 60 known as thermophilic, यानी कि जब हमारा टेम्परेचर 55 से 60 डिग्री तक होता है तब हमें उसको थर्मोफिलिक रेंज भी कहते हैं। सो हमारा पीएच एक रह गया, पीएच पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हमारा टेम्परेचर है। वैसे ही थर्ड हमारा लोडिंग रेट, ये सब बायोगैस के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो लोडिंग रेट क्या है, तो लोडिंग रेट गिव्स इंडिकेशन ऑफ वेट ऑफ वोलेटाइल सॉलिड फेड टू द डाइजेस्टेड प्लस डे, यानी कि हम जितने पूरे दिन में कितना हम स्लरी ऐड करते हैं उसके वेट के ऊपर भी उसका बायोगैस प्रोडक्शन का डिपेंडेंस रहता है कि कितना हम लोड अप्लाई कर सकते हैं। वोलेटाइल सॉलिड आर दैट पोर्शन ऑफ द टोटल सॉलिड विच आर ऑर्गेनिक इन कंटेंट, जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। इफ डाइजेस्टेड स्लरी इज फेड with too much raw material at a time, acid will accumulate and digestion process may stop, यानी कि अगर हमारा ज़्यादा रॉ मटेरियल है तो उसमें एसिड फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएगा, तो उसकी डाइजेशन प्रोसेस स्लो भी हो सकती है, यानी कि स्टॉप भी हो सकती है। फास्टर फीडिंग रेट विल नॉट हेल्प इंक्रीज द गैस प्रोडक्शन, तो जो फीडिंग रेट है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से भी हम गैस प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। एट हायर फीडिंग रेट द रिटेंशन पीरियड विल बी लेस एंड अनडाइजेस्टेड स्लरी मे कम आउट, तो हमारे जो डाइजेस्टेड स्लरी बाहर निकलनी चाहिए उसकी वजह से उसकी बल्कि उसकी जगह हम अनडाइजेस्टेड स्लरी भी आउटलेट निकल जाती है अगर हमारा रेट ज़्यादा है फीडिंग का। तो फॉर डिजायर रिटेंशन पीरियड फॉर 40 days द अमाउंट इक्वल टू 1/40 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लरी शुड बी फेड डेली, यानी कि जो हमारे इनलेट करते हैं, जो भी हमारी स्लरी ऐड करते हैं, वो भी एक लोडिंग रेट की वजह से, यानी कि उसका भी एक परफेक्ट हम एडिंग करना चाहिए। ज़्यादा अगर हम उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे जो डाइजेस्ट स्लरी होनी चाहिए वो नहीं होगी और अनडाइजेस्टेड स्लरी बाहर निकल जाएगी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कि सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, तो उस जो सॉलिड डालते हैं उसका 7 to 9% कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए एज कम्पेयर टू 100 पार्ट्स। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो थैंक यू वेरी मच।